सर ये एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, वो कुछ बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है? यही है सत्व रजस तमस का टोटल है वो बस स्ट्रक्चर। आपके अंदर कितना सत्व है, आपके अंदर कितना रजस तमस है इकट्ठा हुआ है, वो स्ट्रक्चर हो गया आपका। एक व्यक्ति है, हम कहते हैं भाई ये थोड़ा सत्व गुणी है व्यक्ति, ये थोड़ा रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। ज्यादातर लोग रजोगुणी और तमोगुणी ही स्ट्रक्चर होता है 99%। सत्वगुण का मतलब रेशियो सत्वगुण का ज्यादा हो, इस तरह का रेशियो वाला स्ट्रक्चर तो बहुत कम लोगों का होता है। जो साधना करते हैं और जिसके अंदर सत्व इकट्ठा हुआ है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, सत्व रजस तमस का टोटल क्या है आपके अंदर, और इसीलिए स्ट्रक्चर भी स्थिर नहीं है, स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है। स्ट्रक्चर मीन्स वो नेक्स्ट बर्थ के लिए वही है ना, जो लास्ट मोमेंट के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह का जन्म मिलेगा। अब लोग करते हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं, लगता है कि अभी समय कम है, चलो जरा भगवान को याद कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो अच्छा, कुछ मृत्यु अच्छा है होगा, कहीं और स्वर्ग में कहीं जगह पर जगह मिल जाएगी। क्या हो सकता है? कुछ नहीं होता है। स्ट्रक्चर ग्रेनाइट जैसा है, वो इतना जल्दी बदलता नहीं, शुरू से काम करना पड़ता है। फिर भजन में तो लिख देते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, ये तो वो ऐसा वैसा, हाँ? कुछ नहीं होता है। सर आपने कहा गायत्री मंत्र करते समय 1:4:2 कर सकते हैं, तो फिर मन मतलब ये मल्टीटास्किंग हो गया, एकदम ये भी रहना है, उसको भी करना है, गायत्री को भी फॉलो करना है। तो थोड़ा एकदम नहीं हो पाएगा, थोड़ा रिदम को बैठने दो, उसके बाद में थोड़ा प्रयत्न, पहले 2-3 मिनट प्रयत्न कर सकते हैं, फिर 18 मिनट तक भी कर सकते हैं। 18 मिनट तो करती है, बट उसके बीच में इतना लंबा ये नहीं होता। नहीं, अभी अगर इसको गायत्री के साथ जोड़ना है तो 2-3 मिनट कर सकते हैं। जैसे कि भाई पहले 1 2 3 5 6 आता है, मतलब तो उसके अंदर हम पहले श्वास लिया 5 सेकंड के लिए, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ठीक है। फिर 20 सेकंड के लिए रोकना है, फिर आधा मंत्र, एक पूरा मंत्र और आधा मंत्र श्वास रोकते समय चलेगा। फिर जब श्वास छोड़ेंगे तो आधा मंत्र जो है उसको पूरा करेंगे और एक आधा मंत्र लेंगे, तो आधा अनुलोम विलोम। अब जो वहाँ से फिर से वही पैटर्न में चालू करेंगे, तो आधा मंत्र जो था, अब श्वास लेंगे 5 सेकंड, तो वहाँ यहाँ मंत्र पूरा हो जाएगा। अब 20 सेकंड रोके हैं तो बहुत 2 मंत्र हो जाएगा, और जब श्वास छोड़ेंगे दूसरे ओर से तो एक मंत्र पूरा कंप्लीट होगा। तो छोड़ते समय सर बहुत बार तो फटाफट छूटता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि 1-2 मिनट ही, 1-2 राउंड ही करो। लास्ट में जब लास्ट के 3-4 अभ्यास होते हैं वो थोड़े ठीक से, शुरुआत में तो एकदम छोड़ना 10 सेकंड होता ही नहीं, ट्रेनिंग है, सब कुछ ट्रेनिंग है। बीच में छूट गया मेरा, तो अच्छे रेगुलर निकल लगे, तो अभी फटाक से छूटता। एक्चुअली बच्चे लोग के लिए ऐसा कोई मिनिमम एज है कि उनके लिए कि हाँ भाई 6 के बाद या 4 के बाद या 7 साल के बाद, ऐसा कुछ हमारे जी ने बताया? रिफाइनिंग 6 साल के बाद बताया है। अब रिश्ते छोटे बच्चे को करा सकते हैं, पर वो कोई म्यूजिक सुन के तो करेगा नहीं, पर 1-2 मिनट कराना है तो हम इशारा कर सकते हैं, देखो मैं श्वास ले रहा हूँ, इस तरह तुम भी लो, तो श्वास लिया हमने, तो वो भी हमारी कॉपी करेगा।
हाँ। 1-2 मिनट खेल खेल में हाँ, उसको इंटरेस्ट जगाना तो अपने आप में नहीं है। हमारे गार्डन ग्रुप में कभी कभी बच्चे भी आते हैं छुट्टी के दिन तो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं और एकदम एक्यूरेट हो जाते हैं। ऐसा देखा उसके अंदर डिस्टरबेंस कम है ना, जितने बड़े हो गए तो भरे हो- ज्यादा कचरा इकट्ठा कर लिया। खाली सीट हाँ बोलो। સર આપણે સવારે વાત કરી ને કે આપણા શરીરના ચક્રો છે તો એ પૃથ્વીના પણ ચક્ર છે એના સ્થાન કઈ કઈ જગ્યાએ છે તમે સવારે બધી વાત કરી ના આખું લિસ્ટ મારી પાસે નથી, કાલે સવારે કહીશ તો બધા સાથે સાથે યાદ નથી મને। હા ના એ ખાલી આ કોઈ કીવર્ડ્સ ઉપર કઈ ના કાલે સવારે કહીશ। एक स्कॉटलैंड में होता है। स्कॉटलैंड में वो अनाहत है तो जगह तो बहुत सारी है, स्कॉटलैंड में है, रॉकी पर्वत के ऊपर है, इंडिया में 3 साइबेरिया में है, इंडिया में 3 जगह है, कन्याकुमारी में, ऋषिकेश में, कन्याकुमारी में और गंगोत्री, हरिद्वार में नहीं, गोमुख, गंगोत्री से ऊपर गोमुख, वो गुरु का है, जुपिटर का है। इसका मतलब क्या होता है कि जो गुरु ग्रह के ऊपर जिस प्रकार के वाइब्रेशन है, ऐसे ही प्योर वाइब्रेशन वो गोमुख के अंदर है। तो जैसे आप गुरु ग्रह के ऊपर साधना कर रहे हैं, ऐसे ही फीलिंग इतने पावरफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल है ये गुरु है। हाँ, जी, जी। सर हमारे जीवन पे जैसे ग्रहों की इफेक्ट होती है तो वो 3SRB से काउंटर हो सकता है? देखो ग्रह किस तरह काम करते हैं, ग्रहों के हाथ में कुछ नहीं है। बोलते हैं कि भाई ये शनि है परेशान करेगा, शनि को शांत करो, ये करो वो करो। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही वो वाइब्रेशन को कैच करता है। जैसा आपका स्ट्रक्चर वैसा वो वाइब्रेशन को खींचेगा। अब जो हर ग्रह होता है उसके अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन हमेशा चलते रहते हैं। अगर हमारे अंदर ही नेगेटिविटी पड़ी हुई है तो किसी भी तरह हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को पकड़ ही नहीं सकेंगे उस ग्रह के, तो फायदा कोई नहीं होता है। आप कुछ भी कर लो, आपके आप स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, तब जाके हर ग्रह जो है आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है। वरना अंदर ही गड़बड़ी पड़ी है तो उसके मुताबिक हर ग्रह से वो नेगेटिव तत्व ही, नेगेटिव वाइब्रेशन भी आते रहे और उसको फिर हम कहते हैं कि भाई ये पनौती है, ये है, वो है। पर हकीकत में और कुछ नहीं है। इसको तावड़िया जी ने स्ट्रक्चर को क्या कहा? स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। पूरा नाम क्या है? एक्सेप्टेंस। स्वीकार करते हैं हम। वो किस चीज का स्वीकार करता है? वो जैसा है इसी चीज को स्वीकार करेगा। वो पूरा नेगेटिव है तो नेगेटिविटी का ही स्वीकार करेगा। अगर वो पॉजिटिव बन रहा है तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को पकड़ेगा। तो 3 स्टेप जब हम करते हैं तो स्ट्रक्चर को बदलते हैं तो ग्रहों की असर बदल पाएगी, वरना नहीं बदल पाएगी। कर्म कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि भाई ये जो है हमारे अंदर का चीज है, वही चीज हमें फल देती है। कोई ग्रह हमें फल नहीं देता है।
बाइक में बोलिए, बाइक में। पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बहुत सुनते हैं। अभी हमारा अगर प्रेजेंट खराब है तो कहते हैं आपके पूर्व जन्म के कर्म काम है वो आप किसमें ढूंढने को ये अभी तक क्लियरिटी नहीं हुई, क्या सच है इसकी जानकारी? जो कुछ हमारी आज की स्थिति है वो तो पिछले कुछ किया है उसके आधार पर ही है ना। जो हमारी आज की स्थिति है तो पीछे जो कुछ किया है उसके आधार पर ही आज की स्थिति है। आज आपकी अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है, तो किस तरह आई ये स्थिति? भगवान ने दी? भगवान तो दे नहीं सकता, तो कहां से आए? पिछले जन्म में पूर्व जन्म वाला भी अभी होगा। अभी की स्थिति हमारी अच्छी चल रही है, खराब होगी तो पूर्व जन्म वाले जाएंगे, पूरा करने के लिए उसको ऐसा जाता है। ये जन्म का हम अच्छे चलते हैं फिर पूरे दिन आ जाते हैं, इसको उससे मिला सकते तो हैं। हमने पूर्व जन्म कितने हमारे हुए कुछ पता नहीं है। हजारों जन्म, लाखों जन्म भी लिए होंगे हमने, ठीक है, और हर जन्म में कुछ अच्छा बुरा तो किया होगा, तो वो तो सामने आएगा ना, तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। अच्छा आया तो अच्छा को भुगतना पड़ेगा, बुरा आया तो बुरा को भुगतना पड़ेगा। तो हम जिस जन्म के जो कर्म अच्छे करेंगे, पुराने जन्म के जो कर्म है उससे आप भूल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये कोई सौदाबाजी नहीं है। ये सौदाबाजी इसमें नहीं है, उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। अभी इसका तो नया फल मिलेगा। भाई पनीर से बढ़िया मिठाई लाओ कुछ, खाली पनीर से नहीं सर, चलेगा। आपसे एक बार बात हुई थी टेलीफोनिक कर्म के बारे में, मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि अगर आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो मतलब तमस के रिलेटेड हमारे कुछ कर्म है और स्ट्रक्चर जैसे कुछ चेंज हुआ तो फिर वो कर्म हमको टच नहीं करते, पहले पास्ट टाइम में किए। वो अलग बात है। जैसे वो मैं सबमरीन का एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, कि भाई सबमरीन जो है वो ऊपर नीचे कैसे जाती है, उसको प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो नीचे चली जाती है, प्रेशर रिलीज करते तो वो ऊपर आती है। अब तावड़िया जी क्या कहते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर है, हाँ? सत्व रजस तमस जैसा है। अब ये कर्म पूर्व का कोई आ रहा है तो मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस है, मतलब कि ये जैसा है ऐसा ही कर्म आएगा। अब वो यहाँ आके टकराएगा तो आपको फल मिलेगा ही। अब ये कर्म तो आने का चालू हो गया, मैंने स्ट्रक्चर को ऊपर कर लिया तो क्या होगा? इसे जैसे मुझे टच नहीं करेगा, मुझे टच नहीं कर सकता। तो जो काम करना है वो स्ट्रक्चर को उठाना है। तो ये पास्ट लाइफ के कर्मों का टेंशन लेना तो जरूरी नहीं है। नहीं, अरे वहाँ तो लाखों पड़े हुए हैं, किसको भुगतोगे और कितने लाइफ तक चलता रहेगा ये खेल? ये अगर खेल को खत्म करना है तो स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। तो कर्म आएंगे, टच नहीं करेंगे, खत्म हो गई बात। मुक्ति का नहीं मार्ग है। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति तो पहले है। जमाना जितना ऊपर है, मोक्ष। सर जो बात साहब कहते हैं कि रिडेम्पशन हमारे करते रहो, तो ये इसके बारे में आगे है क्या? रिडेम्पशन मतलब जो चीज सामने आई उसको मैं किस तरह लेता हूँ। रिडेम्पशन मतलब चुकता करना, ऋणानुबंधन। अब एक आदमी ने मुझे गाली दी, ठीक है, एक इंसिडेंट आया मेरे पास। अब इसको मैं रिडेम्पशन किस तरह करूंगा? अब उसने गाली दी, मैंने भी गाली दी, उसने और जोर से गाली दी, मैंने और जोर से गाली दी, तो रिडेम्पशन के बदले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। उसमें ज्यादा और हमने इकट्ठा कर लिया, एक कर्म का और कर्म को बढ़ा। एक कर्म आया था मुझे मुक्ति देने के लिए कि भाई मैं तुझे इस चीज से मुक्ति दिलाता हूँ, अरे हम तो कहते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो और डूबूंगा उसके अंदर, तो हम और गलत करते हैं। हर संबंध जीवन में हम होते हैं, हर संबंध किस लिए बनते हैं? रिडेम्पशन के लिए बनते हैं। तो रिडेम्पशन हम करते हैं जीवन के अंदर, संबंध में नहीं करते? करते हैं? नहीं करने का करते? प्रयत्न करते हैं सर नहीं होता है। नहीं होता।
और जब संबंध में तकलीफ आती है तो हम जल्दी उसको खत्म करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो रिडम्पशन है नहीं है? नहीं, वो रिडम्पशन नहीं है। नहीं। नहीं। अब जो चीज को आपने रिडीम नहीं की है वो दूसरे जन्म में आके फिर से मिलेगी। आज एक संबंध आप जबरदस्ती खत्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली ये चीज खत्म हो गई, वो कोई ना कोई जन्म में आके फिर से टकराएगी। रिडम्पशन करना ही पड़ता है, ये इसका हेतु है। तो हम तो रिडम्पशन के लिए तो तैयार है कि जितना हमने भाई ये जन्म में दे देते हैं तो अगले जन्म के लिए बचेगा नहीं। और होता नहीं है ना, तैयार है मतलब क्या? चुकते करने के लिए तैयार है। कोई तैयार नहीं है। दोनों पक्ष से होना चाहिए, एक खत्म करना चाहेगा, दूसरा नहीं खत्म करना चाहेगा। हम हमारा जो ड्यूटीज है, सोशल ड्यूटीज, स्पिरिचुअल ड्यूटीज, जो है फैमिली ड्यूटी, वो करते रहते हैं तो वो अपने आप रिडम्पशन होता रहता है। यही होगा नहीं, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर आप सही ढंग से रिडम्पशन करते हो तो वो जगह पर झगड़ा ही नहीं होगा। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है तो वह रिडम्पशन होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। और झगड़े के बिना तो हम रह नहीं सकते, तो कहां से रिडम्पशन होगा? हर बार हम जैसे हमारी जो फैमिली है, सोसाइटी है, उसमें क्या होता है, हमारे अलग अलग संबंध है, हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें देना है उसको। तो हम क्या करते हैं कि जितना उसका रेसिस्ट नहीं करना है कि उसका जो नेगेटिव पॉइंट है, जो मुझे लॉस कर रहा है या जो कुछ है, तो वो मुझे समझना है कि मेरा रिडम्पशन है। वो समझदारी से करते हैं तो होता है ना, वो धीरे धीरे redemption होता है। है। पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा स्वभाव तो पड़ा है ना, तो स्वभाव आ जाएगा बीच में कि ये तो गलत मांग रहा है, उसको इतना नहीं देना चाहिए। स्वभाव तो है ना, वो तो बीच में आएगा ना, वो रिडम्पशन करने नहीं देता। सर वो अवेयरनेस कैसे बढ़ाए? कैसे वो बढ़ा सकते हैं जनसंख्या का? वो बहुत बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है, सहन शक्ति होती है, तब ये जाके टॉलरेंस आना चाहिए। किसी ने एक कुछ कह दिया और खलबली जा हो जाती है तो कहाँ से रिडम्पशन होगा? टॉलरेंस कहाँ है हमारे पास? रिडम्पशन कैसे होगा? रिडम्पशन आसान चीज नहीं है। हमारे सबका जीवन से भी हम बहुत सी चीजें जो घटनाएं अभ्यास करेंगे तो उन्होंने तो जन्म रिडम्पशन के लिए ही लिया तो था। हम उनके जो कुछ कर्म थे, इसीलिए तो लाखों रुपया जाने दिया उसने। उनको पता था कि ये आदमी मेरा लाखों रुपया ले जाने के लिए आया है। सब बोलते थे कि ये बदमाश आदमी है, फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ आने दो, वो तो लेने के लिए आ रहा है। और 18 लाख रुपया उसको चुकता किया। उसको रिडम्पशन कहते हैं। जानते हैं हम, फिर भी छोड़ देते हैं, उसको रिडम्पशन कहते हैं। ये आसान नहीं है। तो सर इसका मतलब हुआ ये जीना नहीं आसान। सर सारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत सारी जो लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे पार्ट्स है, उसमें एवरीवेयर साक्षी भाव के बारे में डिस्कशन होता ही रहता है। वो साक्षी भाव और ये जो आप बता रहे हैं सेम है या फिर कुछ? नहीं, साक्षी भाव मतलब अभी आप नहीं थे, ये सब सारी बातें हो गई। जो कुछ चल रहा है, जो आ रहा है, उसको उसके साथ में हम जो चिपक जाते हैं, वो चिपकना नहीं है। और दस्ता के रूप में यहाँ उससे अलग होके एक नेगेटिव विचार आ रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि भाई ये मेरा नेगेटिव विचार है। अब ऐसा नॉर्मली होता नहीं, हम खुद नेगेटिव बन जाते हैं। नेगेटिव विचार मैं ही हूँ जैसे, इस तरह हम बिहेवियर करते हैं। तो साक्षी भाव कहाँ है? साक्षी का मतलब क्या? ये हाथ है, मैं देखता हूँ तो मैं साक्षी हूँ ना।
मैं नहीं हूँ ये हाथ, तो मैं ये हाथ का साक्षी बन गया। अब मैं यही सोचूं कि मैं ही हाथ हूँ, तो साक्षी कैसे बनूंगा? तो हर समय हर विचार वगैरह होते हैं, उसके साथ में हम चिपक जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही विचार हूँ, मैं ही मन हूँ, तो साक्षी कहाँ से आएगा? साक्षी को अलग करना पड़ेगा। जो चिपक गया है, जो आइडेंटिफाई हो गया, उसको अलग करना पड़ेगा, तब साक्षी भाव आएगा, रस्ता भाव आएगा, विटनेस आएगा। सर जो पर्पज में लिखा है सर ने कि बर्थ होते ही मन और बुद्धि हमारा कब्जा कर लेते हैं और सोल जो है वो साइलेंट रहता है, तो ये जो साक्षी भाव का जो मीनिंग है उसमें हमको सोल तो हमेशा साक्षी ही है। अभी मन को साक्षी बनाना है। सोल तो परमानेंटली साक्षी है, वो तो देखता है आप जो करोगे, गलत करो अच्छा करो, उससे कुछ लेना देना है। वो कभी बोलेगा नहीं कि ये गलत है, ये अच्छा है। जो है वो हमें मन को तैयार करना है। मन साक्षी बनेगा, जिसको योग की भाषा में चित्त कहते हैं, मन नहीं। चित्त जो है वो साक्षी बन सकता है, क्योंकि चित्ती से चित्त बनता है, और चित्त जो है वो दृष्टा बन सकता है, साक्षी बन सकता है। वो साक्षी नहीं बनता है तो क्या होता है? वो चित्त जो है वो ब्रेन की एक वृत्ति के साथ चिपक जाता है। तो वही महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग का मतलब क्या? चित्त वृत्ति वृत्ति निरोध। योग चित्त जो है ब्रेन, वृत्ति ब्रेन में है, चित्त में नहीं है। चित्त क्या है? चित्त ऐसे प्रकाश फेंकने वाला है। चित्त क्या है? चित्त जो है वो चित्ती से अंदर आया, वो ब्रेन की एक्टिविटी के ऊपर प्रकाश डालता है, तो ब्रेन की एक्टिविटी चालू रहती है। ठीक है सर, सुबह जो आप बता रहे थे इम्पल्सिस, वो वही सब चित्ती ऐसे आते हैं। वो वही अब समझो ये बात, जो चित्त जो है उसका काम यही इतना ही है कि ब्रेन को खाली उसके ऊपर प्रकाश डाले, ताकि ब्रेन के अंदर जो चल रहा है वो हम समझ सकें। सही चल रहा है, गलत चल रहा है, जो वृत्ति चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि चित्त जो है वो ब्रेन की वृत्ति के साथ चिपक गया, तो ये चित्त वृत्ति बन गया। ब्रेन की वृत्ति के बदले चित्त वृत्ति बन गया। अब चित्त वृत्ति का निरोध मतलब रोकना है उसको, चित्त वृत्ति नहीं बनने देना है, उसका नाम योग। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्ति को कंट्रोल करना, रोकना, वो योग है। तो जो हर समय चित्त तो हर समय हमारा अंदर आता रहता है, हर समय एक नया चित्त आता है, और जो चित्त आता है वो हर समय वृत्ति के साथ चिपक जाता है। अंदर जो विचार बनते हैं, विचार वृत्ति बनती है, उसके साथ चिपक जाता है। तो वहाँ योग नहीं हुआ, क्योंकि चित्त और वृत्ति दोनों चिपक गए। अब अगर चित्त को हमने ऐसे अलग कर दिया तो ये ब्रेन अपना फंक्शन करता है नॉर्मल तौर पर, और चित्त जो है यहाँ साक्षी के भाव में खड़ा है, और चित्त देख रहा है कि मन के अंदर अभी नेगेटिव, ये ब्रेन के अंदर नेगेटिव विचार चल रहा है, अभी पॉजिटिव विचार चल रहा है, ये भी ये चल रहा है, तो ये साक्षी भाव होगा। आत्मा की साक्षी भाव की बात ही नहीं है यहाँ। चित्त का साक्षी भाव लाना है, चित्त को ब्रेन से चिपकने नहीं देना है। ये स्थिति बननी चाहिए, ये योग है, उसको योग कहते हैं। और ये स्थिति हमारी नहीं है, हमारी हमेशा चित्त और ब्रेन एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो अभी आपने जो समझाया उसको हम लोग लाइफ में अचीव कैसे करें? वो तो कोई रात रात थोड़ी होगा। ये चित्त को हमको अलग करना है तो लंबी प्रैक्टिस करेंगे, कितने जन्मों के बाद वो अलग होगा, कितने जन्मों के बाद अलग होगा। अब तो उसकी आदत हो गई है वृत्ति के साथ चिपकने की, अब वो अलग तो रहता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी साक्षी भाव में रहते हैं, दृष्टा भाव में। बोलने में क्या जाता है? बोलने में कुछ थोड़ी पैसा खर्च करना है। साक्षी भाव 2 मिनट में पकड़ा जाता है, उसको एक जरा पीन करके देखो कितना साक्षी भाव है, अभी जमीन पर आ जाएगा वो। सर अपन कभी कभी जो कोई बाहर निकलता है तो भी कहते हैं कि हेलमेट पहनो, बाइक पे जा रहे हो, क्या पहनो? मानते नहीं, हेलमेट पहन के जाओ,
हाँ। और मानते नहीं, आगे जाके उनका एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, इसमें ऐसे बहुत बातें होती है, सीढ़ी पे चढ़ो मत गिर जाएंगे, तो उसी दिन वो हो जाता है। तो हमने बोला इसीलिए होता है क्या क्या हमारी जबान खाली होती है इसलिए होता है। वो लोगों को ऐसा लगता है आपने बोला करके मेरा एक्सीडेंट हो, ये क्या है, मतलब वो टाइम में हो जाता है वो। तो देखो कभी क्या होता है, पेड़ की दाल होती है ना, होती तो मजबूत है, हाँ। कभी आके कौवा उसके ऊपर बैठता है और दाल गिर जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौवे ने बैठा और दाल गिर गई। कोई बोलते हैं ना आपने टोका जाके आपने टोका, वो इसलिए छोड़ो ये सब, ये सब बच्चों की बात है, इसके अंदर क्यों पढ़ना है, इसके अंदर क्या विजडम क्या है, इसमें सब ना समझी है। ઘણીવાર આવું રિએક્ટ ના કરી તો ઘણીવાર વ્યવહારિક ઓળામાં બહુ ઘણીવાર એમ થાય કે આપણે ઘણું બધું લોસ ગુમાવી રહ્યા જેવું લાગતું હોય છે. રિડમ્પશન કરવું છે કે શું કરવું છે? એટલે બે બધી સંઘર્ષો થાય એમ. રિડમ્પશન એટલે માર ખાવો. કે અંદર એવું સંઘર્ષ થાય. हमारा ईगो है ना, वो कभी रिडम्पशन करने नहीं देता है, ईगो को मजा नहीं आता है रिडम्पशन में, उसको तो पकड़ के रखने में मजा आता है। मैं ही सच हूँ, इसको ईगो कहते हैं। जब आप सही होते हैं, दो तीन लोग बोलना शुरू करते हैं नहीं नहीं आप गलत हैं, आप गलत हैं। तो जब एक स्मार्ट निर्णय लेने का टाइम है, जब आप थोड़ी सी अवेयरनेस आपकी बढ़ती है, लगता है छोड़ दो, अगर वही पहले की स्थिति से गुजर नहीं, मैं इसको साबित करके रहूँ कि मैं सही हूँ, मैंने गलत नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन बनती है। तो वो ईगो ही आया ना, वो ईगो ही आया ना। हमें क्यों किसी को साबित करना है, जिसको जो समझे वो समझे, हमें साबित क्या करना है, और साबित करके करोगे क्या? इतना साबित करोगे इतना हम मजबूत होगा। तो हमें ये मार्ग के ऊपर देखो, एक मयान में दो तलवार रह नहीं सकती, या भगवान को रखो या हम को रखो, पसंद कर लो। भगवान को रखना है तो फिर हमको छोड़ना पड़ेगा, और हमको फिर प्रोत्साहन देते हैं तो फिर भगवान को भूल जाओ। चॉइस इज योर, दो साथ नहीं रह सकते कभी भी। सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। बहुत तो समझ में नहीं आता है, क्या करें? सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, कुछ ना समझी भी अच्छी है। ये तो मैंने इसलिए बोला, वो गोविंद भाई इसलिए बोला कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, ऐसा कहा गया। पूरी जिंदगी गुजर जाती है। अगर हम अपने जीवन साथी को बैक रिप्लाई नहीं करते, कुछ भी बोलते रहे हम चुप, तो इसका मतलब रिडम्पशन हो रहा है। हाँ हो गया हो गया हो गया सोक्रेटिस को जानते हो? सोक्रेटिस कौन था? सोक्रेटिस का नाम सुना है? सोक्रेटिस सुकरात ग्रीस में बहुत बड़ा एक फिलोसोफर नहीं, संत था। संत इसलिए था कि उसकी बीवी उसको रोज परेशान करती है, और इतना परेशान करती थी वो उसको एक शब्द नहीं बोलता। और सुकरात का, सोक्रेटिस का बहुत बड़ा ग्रुप था, उसको भी आश्चर्य होता था कि ये इसको बीवी को कभी भी डांटता नहीं, कुछ नहीं बोलता। उसने जिंदगी पर उसको एक शब्द भी नहीं कहा। जब वो मर गया तब बीवी को पछतावा हुआ
कि ये संत था, मैंने कितना इसको परेशान किया। रिडम्पशन हो गया ना उसका? आप हो गए तो फिर जाने के बाद हुआ इसका तो मैंने तो सुना है कि यहाँ महाराष्ट्र में तुकाराम संत थे, उसकी बीवी तो वो शिरडी के प्रतिकूल थी प्रतिकूल थी शिरडी ना सातो वो लगाती थी उसको, उससे मारती थी उसको। शिरडी ना सातो कहिए ना, ऐसी पीटती थी उसको, कुछ नहीं करती। तो पॉजिटिव रहता है, थोड़ा अच्छा हो गया, दूसरा जरूरत हो गया। खाए में हम वो तो 200 साल पहले तुकाराम हो गया, आज नहीं हो सकता। कुछ लोग बहुत सारे अभी भी हैं आज चाय पिलानी पड़ेगी उसको लगता है। अब तक ऐसा कानून है कि बीवी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ता है। अब नया कानून आने वाला है, इससे उल्टा। 7 तारीख के बाद वो भी 100 दिन के अंदर आएगा मोदी है तो मुमकिन है। सर मेरा प्रश्न है कि जो शास्त्र में जो मैंने सुना है बराबर कि कोई पण मानव का जीवन उसके फल के मुताबिक चलता है और उसका रिबर्थ भी फल के मुताबिक होता है, यानी जो कर्म फल, जो कर्म फल का कर्म का आउटपुट है उसका फल है बराबर। तो आप बोले कि स्ट्रक्चर के मुताबिक सब होता है, रजस तमस અને सत्व, उसका स्ट्रक्चर का एफेक्ट होती है लास्ट में, उसके मुताबिक अपना रिबर्थ होता है और हम लोगों को सहन करना पड़ता है रिबर्थ में। तो कर्म और दोनों में साम्यता थोड़ी समझाओ। कर्म है, हाँ कर्म का कोई महत्व नहीं। कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है? हाँ सही है, एक डॉक्टर है, हाँ मोटी वो एक डॉक्टर है, वो भी पेशेंट के ऊपर चाकू चला बराबर है। और एक डाकू है, वो भी वो भी चाकू चलाया। सही, सही। उद्देश्य में फिर है कि हाँ, बहुत दोनों को सजा एक होगी? नहीं होगी ना? नहीं होगी। तो कर्म का बात हुई कि उद्देश्य की बात? नहीं, मैं तो क्या रिजल्ट क्या मिलता है? मेरा कहने का उद्देश्य से रिजल्ट मिलता है, और जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो उद्देश्य से बनता है। लेकिन सर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कर्म का उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य भी कर्म का नहीं, खरा खोटा उद्देश्य तो वो देखना। तो उद्देश्य का महत्व हुआ कि कर्म का हुआ? उद्देश्य का, तो फिर उद्देश्य को महत्व दो ना, कर्म को नहीं। ना बराबर है, बात आपकी सही है, लेकिन ये उद्देश्य तो कर्म का है ना। कोई कर्म का अच्छा उद्देश्य और गलत उद्देश्य, दो प्रकार का उद्देश्य होता है ना कर्म का। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप सबको शब्द को क्यों चिपकते हो? बात समझो ना कि उद्देश्य जो है मोटी। हाँ अब मैं दान कर रहा हूँ, ठीक, इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है आपको पता है? नहीं नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ा दानी है, अच्छा काम कर रहा है। मेरे अंदर ऐसा है कि मेरी वाह 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 हो, ठीक है? ठीक है। तो ये दान का मुझे फल किसका मिलेगा? बाबा का मिल गया, उद्देश्य का मिलेगा ना। उद्देश्य मेरा जैसा उद्देश्य होगा ऐसा मुझे करना। हाँ सही बात, सही बात। तो वो समझो, वो फल जो मिलता है वो उद्देश्य का मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हमारे जो कर्म है वो हम जितना प्रामाणिकता से करते हैं उसका हमारा जो सत्व गुण ज्यादा बढ़ता है ना। मेरा जो कर्म है टीचर, मैं बच्चों को पढ़ाती, तो मैं अपने क्लास में बच्चों को जितनी अच्छी तरह से, जितनी मेरे पास समझ है उसमें और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रख के पढ़ाती हूँ, तो वो मेरा कर्म हुआ। तो मैं अपना कर्म जितना भी प्रामाणिकता से करूँगी उतना सेटिस्फेक्शन मुझे ज्यादा होगा। तो उस तरह से मेरा जो सत्व गुण है वो वैसे होगा। हाँ, तो वही है कि देखो, जब हम अपनी फर्ज सही ढंग से निभाते हैं तो वो जो है उसका ही फल मिलता है, वही सत्व है।
उसका जो फल मिलता है वही सत्व। उसको हम अपनी लाइफ से अलग करके नहीं करना है कि वो उसमें घुल मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो वही सही कर्म है कि जो आपकी ड्यूटी है वो आप पूरे दिल से निभाते हैं और उसमें आपका संतोष भी है, तो वो एक सही कर्म होगा। इससे ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ेंगे ना, इसमें ऑटोमेटिक होगा। सहज हो जाएगा, फिर उसके लिए अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। योगा तो करना पड़ेगा। तभी कर्म सर देखो, ऐसा नहीं है हमने किसी एक फील्ड में अच्छा किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा जीवन में सब अच्छा हो रहा है। कई जगह पर हम गलत भी कर लेते हैं। तो अगर हम योगा करते हैं, अध्यात्म करते हैं, तो पूरा क्षेत्र है इसमें फिर अच्छा ही आ जाएगा। बहुत जरूरी है। खाली स्कूल में कर लिया इतना काफी नहीं है। फिर हस्बैंड के साथ झगड़ा करेंगे और स्कूल में अच्छा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आपकी बेटी हंसती है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता ही है सर, बच्चे को तो पता इसका इलाज भी नहीं, बहुत मुश्किल रहेगा। गुजराती में कहने वासन खखड़ता रहे, वासन भेगा हो तो खखड़े खरा। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी, जो हम अभी एक्सरसाइज आज सीखी है वो हम अच्छे से कर पाए, क्योंकि प्रवाह बहुत ज्यादा है, कर नहीं पाते। बहुत अच्छी है, सीखी है, करना उचित है, लेकिन तो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन करें। इसके लिए आसान रास्ता ये है कि कुछ दिन तक, कुछ समय तक ग्रुप में करें। ऐसे ढूंढ लो, आपके आजू बाजू में कुछ रहते हैं जो करना चाहते हैं, तो अगर एक ही जगह पर एक ही टाइम पर 4-5 लोग इकट्ठा होकर करते हैं तो एक दिन भी मिस नहीं होगा। तो ये सबसे आसान है। अगर रोज नहीं पॉसिबल होता है तो कम से कम रविवार को हफ्ते में एक बार मिलना करो और साथ में मिलके एक्सरसाइज वगैरह करो। तो अगर कभी मिस भी होता है तो फिर से आपका चालू हो जाए। और इससे भी आसान चीज़ ये है कि सुबह में उठ के सबसे पहला काम रिफाइनिंग। उठो, मुंह धुओ, पानी पियो, वॉशरूम जाओ, आके बैठ जाओ। न मोबाइल को टच करना है, न न्यूज़पेपर देखना है, न टीवी चालू करना है। 7 मिनट 10 मिनट जो करना है बस कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद में जो करना है। अगर ये कर लिया तो जिंदगी भर में आपका कभी भी मिस नहीं होगा। पर हम क्या है कि एक गैप डालते हैं उठने के बाद में, उठने में और एक्सरसाइज के बीच में एक टाइम का एक पीरियड होता है, वहाँ प्रमाद घुस जाता है। अभी करते हैं, थोड़ी देर में करेंगे, जरा चाय पी लेते हैं, बाद में करते हैं। फिर एक फोन आ गया तो फोन पर लग गए, अभी बाद में करेंगे। कई लोग तो बोलते हैं दोपहर को कर लेंगे, खाने से पहले। दोपहर को नहीं होता है, रात को सोने से पहले कर लेंगे। अभी छोड़ो ना, कल करेंगे। कल आती नहीं, कल के चक्कर में कल आ ही नहीं सकते जी, कल के चक्कर में कल आ ही नहीं पाता है। और एक सौ जो गोल्डन नगेट का जो है गोल्ड नगेट, तो वो जब हम अंदर खींचते हैं लोअर एब्डोमेन को, तो मूलबंध भी बांधना जरूरी है। मूलबंध बंद ही जाता है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कॉन्शियसली मूलबंध को रिलीज करना है। शुरुआत में मूलबंध नहीं लगाना है, खाली आगे का पेट है उसको ही खींचना है। तो अगर मूलबंध लगता है तो कॉन्शियसली इसको रिलीज करो, उसको फ्री रखो और खाली आगे का पेट को ही प्रेस करो, ताकि जो पेरेनियम है वो अपने आप में ऊपर उठ जाएगा। तो वो जो बेनिफिट है वो उसका मिलने वाला है। सर, यदि गोल्ड नगेट की बात चल रही है तो हम पहले पैरिंग एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद में गोल्ड नगेट करते हैं, उसके बाद में शैलो ब्रीथ करते हैं। तो शैलो ब्रीथ करने का फायदा क्या है? शैलो ब्रीथ करते हैं तो डायाफ्राम को हम वाइब्रेट करते हैं। एक तो हमने पेट को दबा के रखा है तो पेरिनियम ऊपर आया। अब डायाफ्राम को फास्ट चलाते हैं इस तरह, तो ये जो पेरिनियम है वो भी वाइब्रेट होना चालू होता है। वो वाइब्रेट होता है तो वो जीवंत लाइव होता है। अभी हमारा पेरिनियम मुरझा गया है, डेड हो गया है,
इसकी वजह से जो प्राण का इंटेक अंदर आना चाहिए सही ढंग से वो नहीं आता है, इसलिए हम डल रहते हैं, हमारी जिंदगी पूरी डल है, क्योंकि प्राण का इंटेक जिस तरह आना चाहिए वो नहीं आता। तो जितना हम पेरेनियम को वाइब्रेट करेंगे उतना लाइव होगा, तो इतना वो प्राण का इंटेक एस्ट्रल के अंदर ज्यादा जाएगा। इसके लिए ये करना। ठीक है। The time is 17 o'clock. कई लोगों का सुबह में सर अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, मतलब जितना होना चाहिए, तो इसका प्रभाव बोलने के पर या अपने एक्सरसाइज में पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। सुबह में उठ के पानी पियो, पहले थोड़ा गुनगुना पानी, और थोड़ी देर के बाद एक्सरसाइज करो। गोल्ड नगेट में गोल्ड क्या है? उदाहरण दिया जो प्राण है ना, प्राण गोल्ड से भी कीमती है, पर हमारे दिमाग में गोल्ड सबसे कीमती है, इसलिए हम प्राण की वैल्यू नहीं करते। प्राण को अच्छी तरह अंदर आने देना है। ये गोल नकेट नाम क्यों दिया है? गोल नकेट मतलब सोने की लकड़ी, कितनी प्यारी है हमको, 2-5 मिल जाए तो रखते हैं ना, इसकी वैल्यू है। पर प्राण अंदर किस तरह आता है इसकी हमें वैल्यू नहीं। तो गोल नकेट की प्रैक्टिस करते तो सोने से ज्यादा कीमती चीज हमारे अंदर आएगी, इसकी वैल्यू करनी चाहिए, इसलिए ये नाम सोच के दिया है। और क्या कहते हैं कि एक पल्ले में 6 रिफाइनिंग रखो, दूसरे पल्ले में गोल नकेट रखो, तो गोल नकेट का पल्ला नीचे जाएगा। तो 6 रिफाइनिंग करते हो, उससे भी ज्यादा एक एक्सरसाइज में फायदा मिलता है। तो एक्सरसाइज का महत्व क्या है? दूसरा क्या कहते हैं, अगर गोल नकेट ठीक से हुआ तो भगवान आके आपका हाथ पकड़ेगा। तो ये कोई खाली फिलोसॉफी नहीं है, इसके पीछे महत्व है उसका। और प्राण और ऑक्सीजन में क्या फर्क है? तो तुमने बताया था, हवा है, हवा के अंदर ऑक्सीजन सब, नाइट्रोजन सब है, प्राण भी है। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जाता है, और प्राण जो है वो एस्ट्रल का मटेरियल है। जैसे पेट्रोल होता है तो अलग अलग टाइप के पेट्रोल होते हैं ना, गाड़ी में डालने का अलग, प्लेन में डालने का अलग, रॉकेट में डालने का अलग फ्यूल। तो जो रॉकेट में डालते हैं एकदम प्योर होता है, हाँ? गाड़ी में डालते हैं वो थोड़ा क्रूड होता है। तो जो प्राण जो है वो एकदम प्योर चीज है। ऑक्सीजन वगैरह तो वायु है जिसको बॉडी की जरूरत है, उसको एस्ट्रल की जरूरत, एस्ट्रल में इसकी जरूरत नहीं। योगी श्री कावड़िया जी ने बताया है कि 7वीं एक्सरसाइज गोल्ड नकेट से हमारा परमात्मा का द्वार होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। उसके साथ रिलेटेड। तो ये 3 बॉडी, 3 लोक और अ उ म, ये 3 शब्द नाद और हम इकट्ठा करते हैं अ उ म को, तो तीनों लोक के ऊपर इसकी असर आती है और तीनों बॉडी के ऊपर इसकी असर आती है। ओंकार का कितनी बार चैंटिंग करना चाहिए, क्या कुछ उसका एडवाइजेबल? चैंटिंग अलग चीज है, चैंटिंग नहीं करना है। तो ये जो हम करते हैं वो क्या इसको प्रोनाउंस कहते हैं, उच्चार, नाद। नाद। चैंटिंग मन में जो करते हैं ना, ओम 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 ओम, वो गलत है, ये नाद वो नुकसान करेगा। नाद हम कर सकते हैं और
ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या आधा घंटा, और ज़्यादा नहीं। मिनिमम टाइम हाँ? 10 मिनट या मिनिमम तो आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, जितना टाइम है उतना करो। और ये गोल्ड नगेट भी हम दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। कर सकते हो। 3 बार नहीं, 2 बार करो। सर ये बुक में आपने लिखा था कि जब ये 3SRT करते हैं तो एट ए टाइम हम अपना चित्त को मतलब अटेंशन को ब्रेन में रखना, ब्रेन की सेंटर पॉइंट। कोई प्रयोग है, उस तरह भी कर सकते हैं, डायफ्राम के ऊपर भी रख सकते हैं, नाक से जो आता है जाता है यहाँ भी रख सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है। उससे क्या क्या बेनिफिट्स? रिस्टेप पक्का होता है, और अटेंशन, जब आप अटेंशन से करते हैं तो ही रिस्टेप होगा ना। अच्छा, रिस्टेप की क्वालिटी तो हमें करनी है, विचारों में है और खाली मशीन की तरह स्वाद चलता है तो उसका फायदा क्या है? अटेंशन के साथ करना चाहिए ना। तो अटेंशन अलग अलग जगह पर हम रोक के कर सकते हैं, और वो जगह को का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि ब्रेन के अंदर अटेंशन रख के हम रिस्टेप करते हैं तो ब्रेन सेल्स का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग चक्रों का डेवलपमेंट।